इस संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई, और वो भी हाथों से। इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 303 नंबर के 254 पेन होल्डर निब की कलम से खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा, पूरे 6 महीने लगाकर। बड़े रोचक। भारत के संविधान को समझने के लिए हमें 1946 में जाना होगा, जब आजादी की लाली उम्मीदों के आसमान में दिखाई देने लगी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इंग्लैंड तो उस महायुद्ध का विजेता था, लेकिन उसके प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपना चुनावी युद्ध हार गए थे। उनकी जगह लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए। भारत में आजादी का प्रस्ताव और नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल हिंदुस्तान भेजा, जिसके कारण इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस मिशन की अगुवाई सर स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। भारत आने पर कैबिनेट मिशन ने पहली मुलाकात गांधी जी से की। I do wish our hopes come true when we meet in Simla, but it is important that you are also present there. What will I do there? I am neither a member of the Congress nor of the Muslim League or of the other outfits that you have invited there. But still, we will need your wise counsel in Simla when discussions are held about an interim government and a new constitution for India. गर्मी का मौसम था, इसलिए लॉर्ड साहब की शिमला वाली कोठी को बैठक के लिए चुना गया। वहां एक पक्ष कांग्रेस का था, जिसकी तरफ से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और उनके सबसे भरोसेमंद लियाकत अली खान। राजे रजवाड़ों की नुमाइंदगी भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह कर रहे थे। The purpose of this meeting is to have discussions with all of you. The representatives of British India and the Indian states is to secure a way of framing the constitution of a free India. एक संविधान की बात से ये आशा जगी कि देश एक होगा। इस पर मौलाना आजाद ने जिन्ना की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जिन्ना ने हाथ मिलाया नहीं। वैसे भी वो आजाद को गद्दार मुसलमान मानते थे, लेकिन आजाद ने नए मुल्क का आईन तय करने के लिए संविधान सभा की बात उठा दी। मैं और मेरे साथी इस वक्त यहां पूरे हिंदुस्तान की आजादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दोयम है, जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जमा होगी, एक आजाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए। Dreams that may turn into nightmares for the Muslims of this country if we allow the Congress to have its way. That's why it's imperative that we Muslims of India have our own group of states that may decide its own constitution. What are the groupings you have in mind, Mr. Jinnah? All the Muslim majority states like Sindh, Punjab, Balochistan and Northwest Frontier Province will form the first group, and the states of Assam and Bengal will be in the second group. Mr. Jinnah, if, as you suggest, these groups separate from the body of India, but then pray tell us, what is left for the Constituent Assembly to make laws for? The rest of India in the center and the south? And what happens to the princely states? Well, they can have their own constituent assemblies. This is not acceptable to us. We are here to discuss the fate of a united India, not to break India into pieces. And if this is the purpose of this mission, I'm afraid we have no business being here. जिन्ना जी की मुख्य मांग थी ग्रुपिंग,
यानी 6 प्रदेशों का एक ग्रुप बना दो, 8 का एक ग्रुप बना दो, 10 का एक ग्रुप बना दो। तो इस प्रकार से 3, 4, 5 ग्रुप हो जाएंगे प्रदेशों के, 10-10, 8-8, 7-7। जिन्ना जी का तो खैर धार्मिक रूप से था ग्रुपिंग करने का, और वो प्रदेश एक मिनी देश की तरह चलेगा। यही तरीका था जिन्ना की जिद को मानने का। जिन्ना की जिद तो यहां तक चली गई थी, एक बड़ा अच्छा प्रसंग उन्होंने कहा कि मैं तो गणतंत्र भी नहीं मानता, लोकतंत्र नहीं मानता। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र मतलब होता है परिभाषा बहुमत, और बहुमत होगा तो हिंदू भारी पड़ेंगे माइनर अल्पसंख्यक पे, इसलिए मैं नहीं मान सकता। उनकी इस जिद को अकोमोडेट करने के लिए 2 विकल्प थे, पार्टीशन जो अंततः हुआ, और या ये लूज कन्फेडरेशन। गुस्साए पटेल बैठक से उठकर चले गए। अगले दिन फिर बैठक शुरू हुई तो मौलाना आजाद ने आजादी और एकता की फिर से दुहाई दी। हिंदुस्तान एक मुल्क है, आप सुन रहे हैं लियाकत अली खान साहब, हिंदुस्तान एक मुल्क है और एक ही असेंबली इसका आइन बना सकती है जिसमें तमाम सूबों, इलाकों, मजहबों और फिरकों के चुने हुए मेंबरान और राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे। This is what I call the tyranny of numbers. Everyone knows here that such an assembly will have a brute majority of caste Hindus and their party, the Congress. And in the game of numbers, minority Muslims will have no say left. That's why we need 2 assemblies, so that Muslims can frame their own laws. मगर मेरे भाई जिन्ना, क्या आज तक हमारे पास हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग आइन थे? नहीं थे ना? तो फिर यकबयक आज इन 2 कानूनों की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों? I trust the British sense of fair play. But with the Hindus ruling India through their Congress, Muslims need a special constitutional protection. I have gone through the length and breadth of India, and I know how vulnerable Muslims are feeling today. And as their sole representative here, it is my duty to... ये आपसे किसने कह दिया कि मुसलमानों के अकेले नुमाइंदे आप ही हैं? अरे भाई, मुसलमान तो हम भी हैं, क्यों मौलाना? Well, I do not need to establish my credentials here. Because the Muslims of this country know who stands here for their rights and who here is a paid quisling Muslim masquerading as their representative. I take strong objection to such a remark being made about my esteemed colleague. Mr. Jinnah, if I've got you right, you need these groupings because of the communal mistrust that exists in this country. That's perfectly right, Sir Stafford. Muslims cannot be a part of a constituent assembly which will be dominated by caste Hindus. May we deal with first things first, please, which is to dispose of the problem of the Indo-British relationship. For that, we need to make our own constitution for a free India. The communal problem can be dealt with later. Later? Later, there'll be no Muslims left alive in India if Congress is given its way. And that is unacceptable to me. If Mr. Nehru doesn't like the idea of groupings of states within the same India, then it will be better to have 2 Indias. One for Hindus and another for Muslims. Hindustan and Pakistan. And a Princestan, the federation of the princely states. This is ridiculous. It clearly indicates the reality behind the groupings proposal Mr. Jinnah is making. I will not be a party to this balkanization of India. No! India is one and will remain one country. फूट डालो और राज करो की नीति तो अंग्रेजियत के गर्भ से पैदा हुई थी। 16 मई 1946 को एक मसौदा बना कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए 2 संविधान होंगे। 1935 तक वो इस बात के लिए कन्विंस हो चुके थे कि हम हिंदुस्तान को रख नहीं पाएंगे, और अगर रख नहीं पाएंगे तो इसको कैसे दबाते रहें, ये तो कोई स्टडी जो होनी चाहिए ना। क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो इनके पास तो इतने बड़े बड़े लीडर हैं,
और इनकी जनसंख्या तो इतनी बड़ी है, तो ये तो दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो जाएगी। और इनके पास तो इतना रिच रिसोर्सेज हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जरूरी है डिवाइड एंड रूल, राइट। तो किसी ढंग से डिवाइड किया जाए ना, तो वही डिवाइड के जर्मिनेशन करने के लिए ये कमीशन यहाँ आया और इन्होंने प्रलोभन दिया, और इस ढंग से जिना प्रलोभन में आ गए और उन्होंने टू नेशन थियरी की बात की। कैबिनेट मिशन 3 उद्देश्यों को लेकर हिंदुस्तान आया था। एक, भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और देसी रियासतों से बातचीत करके उनको संविधान बनाने के तरीके पर रजामंद करना। 2, संविधान बनाने वाली सभा का गठन करना। और 3, एक ऑटोनोमस सरकार का गठन करना जिनमें सभी राजनीतिक दलों की नुमाइंदगी हो। लेकिन एक आजाद देश के सपने पर पानी फेरने का पूरा मंसूबा बनाकर जिन्ना बैठे हुए थे।